हुआ है। अतीक अहमद, लिखत पढ़त में सर इस व्यक्ति के ऊपर, इस क्रिमिनल के ऊपर 176 से लेकर 77 मामले थे जिनमें कोई कार्रवाई ऐसे नहीं हुई और उसमें 60 से ज्यादा हत्या के मामले थे। उनके जजमेंट को देते हुए जज कांपते थे, 11 तो चुप हो जाते थे, 12वां क्या करते थे कि जमानत दे देते थे। आपने अतीक अहमद को भी देखा है सर, आपने वो स्थिति भी देखा है जब उनकी पत्नी आपके पास आई अपने छोटे से बेटे को लेके अशद को, और आपको बोला कि मुझे बेवा नहीं होना है। वो अतीक अहमद सर कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए और सरकारों के लिए? चैलेंज तो बहुत बड़ा था। आपने कहा साइकोपैथ किलर, तो वो साइकोपैथ किलर था। हाँ जी। और जैसे ही मैंने डीजीपी का चार्ज लिया 2007 में, इसके भाई अतीक और अशरफ ने यतीम खाने में जा करके कब्जा किया, बच्चियों को लेकर के गैंग रेप करवाया और मदरसे पे कब्जा किया। अब सत्तारूढ़ थे, लोगों ने कहा कि साहब, हमको भी मशवरा देने वाले एक से एक लोग थे कि साहब और तमाम चीजें उनकी तरफ देख लीजिए, इसकी तरफ वैसे एक्शन होता नहीं। हमारे एक बैचमेट थे बड़े पवित्र, अब स्वर्गीय हैं, सीएम भट्ट, उनका विक्रम तुम डीजीपी बन गए, अब तुम चाहे 24 घंटे रहो या तुम 4 साल रहो, गलत काम तो करना मत, और चाहे आज हट जा तब भी फॉर्मर डीजीपी रहोगे और 4 साल बाद तब भी, लेकिन इज्जत वाला काम और सही काम करके कीर्तिमान स्थापित कर देना। मुझे वो बात एकदम से फ्लैश और अपील कर गई। नहीं कहा तो तब भी मैं करता, लेकिन मेरे अंतर मन को उससे रीइंफोर्समेंट मिला कि आज तय हो जाए विक्रम सिंह। अब ये बिल्कुल छोटी बात, डीजीपी रहे या न रहे ये माने नहीं रखता है, आज इसका हिसाब ही होगा। फिर हमने लगवा करके इनकी कराई बहुत कायदे से, बुलडोजर चलवा करके, इनकी खातिर बहुत कायदे से, इनको मफरूर घोषित करके, मुकदमा लिख करके, आपने क्या मुख्यमंत्री से क्या, मुख्यमंत्री बात करने की जरूरत नहीं है इसमें, ये एक हमारे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी पावर है, ये स्टेशन अफसर कर सकता था। अब मैं कह रहा हूं कराओ इसको, गैंगस्टर का मुकदमा और कार्रवाई। अब इनको लग गया कि इन्होंने रॉन्ग नंबर डायल किया। एक दिन के अंदर विदिन 24 आवर्स मैसेज आता है कि इनकी बेगम मिलना चाहती है। हमने कहा ठीक है, सांसद की बेगम है, जरूर मिल सकती हैं। ऑफिस पे मैं मिला, शाइस्ता, हाँ शाइस्ता परवीन शायद नाम था ये, शाइस्ता। शाइस्ता और अपने बेटे असद को, छोटा सा बच्चा था, मासूम, बड़ा प्यारा बच्चा था। तो आई बैठी थी, जैसे मैं वहां बैठा हूँ, यहाँ पे 2 कुर्सियां लगी हैं। उनका, आप मेरे वालिद या बड़े भाई की तरह है, मैं बेवा नहीं होना चाहती। उनका कौन चाहेगा, मैं भी नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर कोई वसिद है आपको बेवा बनाने में, इसका फैसला आपके शौहर करेंगे, न मैं करूंगा न आप करेंगे। अपने शौहर को एक आसान और मुफीद मशवरा दे दीजिए कि कानून अगर तोड़ेंगे वो भूल जाएंगे जुल्म क्या होता है, एट्रॉसिटी क्या होती है। आई विल बी सिनोनिमस टू एट्रॉसिटी। होम्योपैथी में मेरा ज्यादा विश्वास है नहीं, और होशियार को इशारा काफी है। हमें फिर असद बेटा तुम उधर बैठो, ये कुछ बातें थोड़ा, अब वो भावावेश में तो आ ही गया था। हमने कहा बेटा तुम घर से बच्चों की चॉकलेट वगैरह की किताबें, हमने कहा बेटा पढ़ो, थोड़ा दूर पे बैठा, फिर हमने बातचीत की। उनका इसका फैसला आप कर लें, और मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर रास्ता बदल दिया मेरी तरफ से आपको कोई फोन भी नहीं जाएगा, और नहीं है, ये मेरा चैलेंज है, आप जाकर के कहीं दुनिया किसी कोने में छुप जाएं, मेरा एसटीएफ का रिकॉर्ड भी देख लीजिए, आप कहीं सुरक्षित नहीं रहेगा, न सिंगापुर में, न नेपाल में, न दुबई में। हमारे काम करने के तौर तरीके ऐसे हैं, आई हैव नेवर फेल्ट हेल्पलेस, मैं असहाय अपने को कभी समझता नहीं। जिसने खिदमत का मौका दिया तो वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा सेवा हो गई उसकी। आपने अभी एक बात कही सर कि कहीं पर भी हो, अगर मैं अपने पे आऊंगा तो वो जांच भी होगी और न्याय भी होगा। आज जब आपने देखा कि पूरे सोशल मीडिया पर फैल गया, जब अतीक अहमद मरा, उसका भाई मारा गया, तब इनकी पत्नी को ढूंढने की बहुत कोशिश की जा रही है आज तक। तो सर ये जज्बा जो आपने दिखाया, इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी फोर्स में, इतने एडवांस इक्विपमेंट के साथ, वो क्यों नहीं मिल रही है? इच्छा शक्ति हो तो हर चीज संभव है। आप मानते हैं इच्छा शक्ति नहीं है? मैं बिल्कुल मानता हूं, और मैं कारण भी बता देता हूं। संपत्ति जब होती है, पुलिस की भाषा में उसको कहते हैं लावारिस, ला दावा, या समझ लीजिए कि अब बहुतों की लॉटरी लग गई है। इसके पीछे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नहीं है, इसके पीछे जो अरबों खरबों की संपत्ति है उसकी लूट खसोट है। अगर असली वारिस आ गया तो फिर हमारी लॉटरी कैसे लगेगी? और हमारी लॉटरी अगर लगनी है तो परवीन को सामने नहीं आना है,
इसलिए जब तक उसकी संपत्ति खल्त मल्त नहीं होगा परवीन सामने नहीं आ सकती है। हम ही दबा देंगे उसको, मैं ही दबा दूंगा उसको। जमाने बाद जो है रोहिणी नक्षत्र का उदय हुआ, लॉटरी लगी है और ये आ गए दूसरी कॉम्पिटिटर कमाई की। मतलब जब ये खाली हो जाएगा वो अपने आप एक पिक्चर में आ जाएंगी। बिल्कुल आ जाएंगी, जब हर चीज तो ठिकाने लग जाए प्रॉपर, या फिर जो जिन्होंने ठिकाने लगा रहे हैं वो अंतर तृप्ति उनको प्राप्त हो जाए, तो जब बिल्कुल ठीक है, जब अंतर तृप्ति आ गई तब उनका प्रागट्य होगा। एक छोटा सा गुंडा जो अपने गुरु को ही मार देता है, और वो गुंडा इलाहाबाद में जो आज प्रयागराज है उसमें कब्जा करने से लेकर के सारे काम करने लगता है, फिर वो राजनीति में आ जाता है, फिर वो माननीय सांसद कहलाने लगता है। मैं आपसे सर ये फॉर्मूला पूछना चाहती हूँ कि ये जो माफिया राजनेता बन जाते हैं, कौन से बड़े फैक्टर होते हैं कि इनको इतनी बड़ी जगह दे दी जाती है? ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं कि ये पॉलिटिक्स में बहुत आसानी से आ जाते हैं? इकोनॉमिक्स फंड? तो अरे नहीं, इससे सबसे बड़ा रुपया। आप देखिए क्रिमिनल तब तक है जब तक 2-3 करोड़ का आदमी है। हाँ। जिस वक्त 10 करोड़ का हो गया तो वो तो युवा हृदय सम्राट, गरीबों का मसीहा, रॉबिन हुड। हाँ, रॉबिन हुड। वो तो फिर वो तो डकैती तो यही करते थे। 10 डकैती डाली, 1 करोड़ कमाया, 10 लाख के गरीब बच्चियों की शादी कर दी, एक मंदिर बनवा दिया, भंडारा करा दिया। अरे साहब रॉबिन हुड, इन्होंने भी यही किया। 100 करोड़ की डकैती ठेके पे हत्याएं करा दी और 1 करोड़ का दान पुण्य कर दिया, गरीबों की मसीहा। और उसके बाद त्योहारों पे कंबल और साड़ी बंटवा दी और कुछ बच्चों को वजीफा दे दिया, कुछ जगह जो है भोज करा दिया, हो गया काम आपका। और आज भी दुर्भाग्य इस देश का ये है, ये इनको आप माफिया आप कह रही हैं, मैं कह रहा हूं, लेकिन ये किसी के कमाऊ पूत भी थे। बिल्कुल। या कमाऊ पूत अगर थे, आप क्या संदेश दे रहे हैं? हमारे आपके संस्कार क्या है कि जिसकी आम ख्याति नहीं है, आम ख्याति अच्छी नहीं, उससे दूर बना के रखिए। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता तो ये कहा जाता ये लड़का बड़ा आवारा है। क्यों? चाय पीता है, उपन्यास पढ़ता है। आज अगर लड़का सिर्फ चाय पिए, उपन्यास पढ़े तो पूजा जाएगा, चाय ही पीता है और शरीफ है, बहुत शरीफ है। और अब इनको अगर आप ये कहें कि हम इनके कुत्ते से अगर हाथ मिला रहे हैं तो विभाग को क्या संदेश जा रहा है? इस तरफ देखने की जहमत न फरमाइए, वरना करियर हो जाएगा चौपट आपका। और ये कहते गरीबों के मसीहा, गरीबों के हमदर्द, बहन बेटियों के महफूज रखने वाले। तो जब आप खुद ही कह रहे हैं कि कमाऊ पूत हैं, अब ये मान के चलिए कॉमन सेंस है कि हजारों करोड़ आपने नाजायज कमाए और 100-200 करोड़ अगर आपने आकाओं को पहुंचाया, तो इक्वेशन और इकोनॉमिक्स बिल्कुल साफ है। ये लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स है। और माफिया की डेफिनेशन ही यही है कि जब उसकी औकात ऐसी हो जाती है कि वो गवर्नेंस में हस्तक्षेप करने लगे, तब मान लीजिए कि माफिया आ गया। यूनाइटेड नेशंस का ये डेफिनेशन है। यही चीज माफिया की विंग की भी है। 2-4 करोड़ में तो उठाई गिरी है, लेकिन जिस वक्त 10-20 करोड़ से ऊपर हो गया, ठीक है, हम भी बड़े बड़े वकील करेंगे, आप सजा करके दिखाइए। और लोग कहते भी थे, बुंदेलखंड में आपने सुना भी होगा कहा कि फसल कैसी हुई। हाँ, इतनी अच्छी फसल हुई कि हम 2 कत्ल करके बच सकते हैं, 3 कत्ल करके बच सकते हैं। ये तो हुई बहुत छोटे लेवल पे, लेकिन अगर उसी का 1000 गुना आप कर दीजिए तो मतलब कि 1 इलेक्शन या 2 इलेक्शन हम निकाल सकते हैं। तो ये चीज जो है निर्वाचन, तो जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। जब दिया तो राष्ट्रपिता दिया, जब दिया तो गुलजारी लाल नंदा दिया, जब दिया तो इस तरीके की विभूतियां दी, और जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ देता है, कि जिनका नाम लेना भी मैं औचित्यपूर्ण नहीं समझता। एनकाउंटर्स होते हैं तो हम जो फिल्मों में देखते हैं कि एनकाउंटर हुआ, पूरे साज सज्जा के साथ निकल रहे हैं, अधिकारी सब निकल रहे हैं। मैंने सुना आपने चप्पल में भी एनकाउंटर कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल किया है। जैसा होगा टेरेन वैसे ही होगी आपकी भाव भंगिमा। अच्छा। कैमोफ्लेजिंग और फील्ड क्राफ्ट का ये मोटा है कि जिस तरह की आपका एरिया हो उसी भाव भंगिमा में आप आ जाएं। चप्पल की बात तो इसलिए अप्रासंगिक है क्योंकि अगर दंगा हो रहा है, आगजनी शुरू हो गई, गोलियां चल रही हैं, आपके पास विकल्प 2 हैं। पहला विकल्प आप जैसे थे, और एक जो सैनिक होता है उसके वाहन पूरी तरह से सुसज्जित हो। वहां पर हो सकता है आपको मादक पदार्थ न मिले, विस्की न मिले, लेकिन आपकी राइफल, आपकी स्टेन, आपकी पिस्तौल, आपका स्टाफ हमेशा 24 घंटे तैयार है कि आप दौड़ के जाएं और गंतव्य पे आप सेकंडों में पहुंचें। दूसरा विकल्प ये है कि आप जा करके कहें कि हमारी वर्दी तैयार की जाए, एक दफा इस्त्री किया जाए, और जो 25,000 के जूते आते हैं घुटने तक के, उसको पहना जाए, जिसको कि 2 आदमी पहनाएंगे कि हाँ चलो जहूर मियां जूते पहनाओ, चलो सुशील इसको पहनाओ,
10 मिनट उस पर चले गए, फिर वर्दी पहनी आपने, वर्दी पहनने के बाद अपने जो है स्टार, एपॉलेट्स और हर चीज को मजवाया, 15 मिनट और गए। आप क्या समझती हैं कि जो दंगाई है, डकैत है, रॉबर है, वो आपका इंतजार कर रहा है गुलदस्ता लेकर के और चाय का फ्लास्क लेकर के? कि आप तैयार होके हाँ, आएंगे। तैयार होके आएंगे, फिल्मी हीरो की तरह एंट्री होगी, नगाड़े बजेंगे, पुष्प वर्षा होगी, वो सब कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप सैनिक हैं तो जैसे थे कि एक दशा होती परेड का कमांड, जैसे थे अपनी गाड़ी में सुसज्जित होके तुरंत पहुंचिए, वायरलेस पे कह दीजिए आसपास के सभी थानों की फोर्स, पुलिस लाइन का रिजर्व वहां पर पहुंचे, वहां दंगा हो चुका है। और जब आप पहुंचे तो नेतृत्व करे आगे से, पीछे से नहीं कि वृक्षों के ऊपर बैठ के अपने कार्यालय से परिपक्व मार्गदर्शन कर रहा हूं। मार्गदर्शन अगर आप घटनास्थल पे नहीं है और आगे नहीं है, फिर कह रहा हूं पीछे नहीं, आगे नहीं है, तो आपका नेतृत्व जो है कोई स्वीकार नहीं करेगा। आप बहुत कड़क अधिकारी रहे हैं, चाहे वो कप्तान रहे थे तब भी, शुरू में आए तब भी, आपका पूरी कहानी किस्से बहुत हैं। एक कड़क अधिकारी होने के नाते कभी राजनीतिक दबाव आया है? किसी नेताजी ने फोन किया हो कि आए हैं, जरा इनका ध्यान रख लेना? हाँ, क्यों नहीं, आते हैं। क्या हुआ था? लेकिन वो इस तरीके से आते हैं, जैसे एक तो बहुत ही सम्मानजनक तरीके से, और एक जिसमें राजनीति का जिसको आप चाहती हैं, तो दोनों अलग थे। एक जिले में एसएसपी हूँ, एक राजनेता सत्तारूढ़ दल के, और उस पद पे जो मैं कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो उचित नहीं होगा उनका, कि सर वो एक आदमी है, मैं उसको भेज रहा हूँ और उसको गलत इल्जामात लगाए गए हैं, उसको जरा देख लीजिएगा। मैं बिल्कुल देख लूंगा। वो आया, नाम बताया कि भाई तुम्हारा नाम तो मुझे कुछ पहचाना नहीं लग रहा है। हाँ। हमने गैंग चार्ट्स निकाले, उनका ये सीरियल नंबर 6 पे जो आप हैं इस गैंग जी हैं, कई सब फर्जी है सर, तो आपके ऊपर तो इनाम भी है। हाँ, इनाम भी है, और आप मेरे पास आ गए हैं, एसएसपी के दफ्तर में आ गए हैं। फिर मैंने इंस्पेक्टर कोतवाली को फोन किया, पहले तो हमने घंटी दी कि ये भागने की कोशिश करें तो यहीं पे निपटा देना। आपको तो ख्याल रखने के लिए कहा गया था। हाँ, ख्याल ही तो रख रहा हूँ मैं। अच्छा। इंस्पेक्टर साहब है, हमने कहा देखिए इंस्पेक्टर साहब, इसका नाम ये है, ये सीरियल नंबर 6 इस गैंग का मेंबर है, इतना इनाम है, आप ले जाइए देख लीजिएगा। तो वो ले गए, मैंने कहा देख लीजिएगा। फिर नेताजी का फोन आया दोबारा? नहीं। उसके बाद मुझे शाम को हमने पूछा, भाई इंस्पेक्टर साहब उसका क्या हुआ? उनका साहब वो तो जब मैं ले जा रहा था वो तो बड़ा ठसक में था, उसने मुझसे कुश्ती में मेरा हथियार खींचने की कोशिश की, मुठभेड़ वो मार दिया उसको। अच्छा। उसके बाद नेताजी का फोन आया कि सर आपने, भाई साहब ने तो अच्छा देख लिया उसको। मैंने कहा था आप देख लिया, आपने तो एडजस्ट कर दिया। हाँ। तो मुझे हंसी ना, तबादला हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, तबादला नहीं हुआ। अच्छा। तबादला नहीं हुआ। अच्छा। तबादला अगले बार हुआ। अच्छा। एक और महानगर में था, दंगा हो गया, तो दंगा हो गया तो कायदे से पीएससी लगा दी, दंगाइयों की खूब सेवा करके भेज दिया जेल। और इतनी सेवा हुई कि लोग आज भी याद करते हैं कि अगर कोई सेवा हुई है तो तभी हुई थी, वरना उसके पहले और बाद में हुई नहीं। और तमाम जो प्रिकॉशंस होते हैं। नेताजी का फोन आया था कि देश में नंबर 2 का उनका था, नंबर 2 उनका स्टेटस था। तो आप भाई साहब, आप नहीं कप्तान साहब, आप बड़ा जुल्म कर रहे हैं। उनका मैं जानना चाहूंगा क्या जुल्म कर रहा हूँ? हमारे इलाके में आपने पीएससी लगा दी है, तो मैं जानना चाहूंगा आपका इलाका कौन सा है, और आपके इलाके में पीएससी न लगे, ये मैं जानना चाहूंगा कि कोई शासनादेश है, उसकी प्रतिलिपि मुझे भेजने की कृपा करें, क्योंकि मेरी जानकारी में, मेरे इल्म में ऐसा कोई शासनादेश नहीं है। उनका रिवायत ये रही है कि नहीं लगती, इनका रिवायत की बेसिस पे हमारा विभाग नहीं चलता है। और जब रिवायत ये भी रहती है कि आप मुझे इज्जत देंगे, आपने किसी रिवायत का पालन नहीं किया, मेरी गाड़ी पे ग्रेनेड फेंका, मेरे कर्मचारियों के ऊपर कातिलाना हमला किया, मेरे कर्मचारियों की वर्दी फाड़ी, और आप मुझसे उम्मीद करें कि मैं रियायत का पालन करूंगा। एक मिजाज है हम पुलिस वालों का, जो आप देंगे उसका सवाया करके लौटाएंगे जरूर। उधार न बात का रखते हैं न किसी चीज का। तो आपने जो दिया हमने सवाया करके लौटा दिया, कानून की परिधि में रहते हुए। तो उनका आपने जो चौकियां खोली हैं, जिससे जो बेपर्दगी हो रही है, जिससे लोगों को मायूसी और दहशत है, आप नहीं हटाएंगे? बिल्कुल नहीं हटाऊंगा, क्योंकि हमारे ऊपर जो कातिलाना हमले हुए हैं, और मेरे ऊपर हुए हैं, जब एसएसपी के ऊपर हो गए तो एसएसपी जवाब तो देगा ही, और माकूल जवाब देगा। आजम खान सुपर सीएम कहलाते थे। आज की तस्वीरें अलग हो चुकी हैं, लेकिन उस समय पे कहते थे कि वो एक ऐसे नेता थे कि मुख्यमंत्री की बात को भी टाल देते थे। उन्होंने एक बार आपकी गाड़ी में हनुमान जी लगे हुए थे, उस पे ऐतराज कर दिया, आपने बड़ा कड़क जवाब दिया, कारण क्या रहा? देखिए, पहली बात ये भी थी, आपने जो जिनका हजरत का नाम लिया, बड़े इज्जत और एहतराम के साथ मैं कह रहा हूँ,
मैं पॉलिटिकल लोगों की बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन नाजायज बात मैं सुनने का आदी नहीं हूं। ये भी स्पष्ट हो जाना चाहिए। हाँ। आप काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा कोई काम न करें कि मेरी और आवाम की नजरों में आपकी इज्जत 19 हो जाए। तो आपने जो बातें फरमाई थी सरासर गैर कानूनी थी, तो नहीं मानी, तबादला हो गया, और तबादला ढूंढ करके ऐसी जगह पे किया गया, लोग कहते हैं ठीक है, ये हमने कोई पट्टा तो लिखा ही नहीं है। पनिशमेंट पोस्टिंग, कोई पनिशमेंट पोस्टिंग नहीं। अच्छा। आप जहां कोई न जाना चाहे, हाँ। आप मुझे वहां पोस्ट कीजिए, देखिए मैं जाके 24 घंटे के अंदर लेकर के जय हिंद करता हूं कि नहीं करता हूं। ये दो माई हेड बी ब्लीडिंग इट विल बी अनराउंड, ये हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अब जो बात आप कर रही हैं, तो उसी दंगे के आसपास लखनऊ में मीटिंग के दौर चलते थे, गाड़ियां कम थी, कर्फ्यू था, तो मैंने कुछ लोगों को, उनके आदमियों को, उसके कुछ एक दो लेडीज भी थी, उनको अपनी गाड़ी में भेजा। तुम कहे इस गाड़ी में तो हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। हाँ, जाके कहा गाड़ी क्या है, ये तो बिल्कुल इन्होंने मंदिर बना रखा है। और भी मुझे याद आ रहा है, क्योंकि उसमें उस जमाने में सीडी प्लेयर हुआ करते थे। हाँ जी। तो उसमें भजन और आरती चलती रहती थी। ये लोगों को कुछ नागवार लगा रहे, मैंने कोई ऐसा कोई काम किया नहीं कि आपको नागवार लगे। गाड़ी मेरी है, तो उसमें कौन सा म्यूजिक बजेगा इसका निर्णय तो मैं करूंगा, आप तो नहीं करेंगे, आप तो नहीं करेंगे। तो उन्होंने जाकर कहा साहब ऐसी गाड़ी थी, तो ड्राइवर से उन्होंने कहा कि साहब ये आप अपनी गाड़ी को सरकारी जो नियमावली है उसके अनुरूप रखें, इसमें मूर्ति का लगना ठीक नहीं है। हमने कहा भाई किस कानून में लिखा है, और मूर्ति कोई ऐसी आदमकत तो है नहीं, छोटी सी आधे इंच की 1 इंच की मूर्ति, और ये कार मेरे पूर्वाधिकारी की थी, उन्होंने लगवाई हुई थी। मैंने तो लगाई नहीं, मैं वैसे भी कहीं मूर्ति लगवाने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर से पक्ष, अगर किसी ने लगाई है तो मैं हटाऊंगा तो नहीं उसको। तो आपने नहीं हटाई? बिल्कुल नहीं हटाई, ना हटाऊंगा, ये कह भी दे मैं नहीं हटाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं हटाऊंगा। आपने अपने कार्यकाल में और इतनी लंबी सेवाओं में बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे हैं। मैं एक नाम लूंगी, योगी आदित्यनाथ। इनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? और ऐसा नहीं है कि पहले माफियाओं के लिए कार्रवाई